सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कल कौमी असम्बली में जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा था। कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस था, जमहूरियत के माथे पर कलंक का टीका था। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह अवामी नुमाइंदगी है या फिर शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी। लेकिन कल होने वाले वाक़े से भी बड़ा एक सानिया है। नहीं आती इसे सानिया कहूं, नौहा कहूं या फिर जमहूरियत का जनाजा। वो ये कि रहबर कहलाने वालों को मुकद्दस ऐवान की तजलील पर जर्रा बराबर भी शर्मिंदगी है, ना कोई पछतावा। क्या यह है हमारे रहबरों का जमहूरी रवैया? क्या यह है हमारी जमहूरियत? अगर जवाब हाँ में है तो फिर हमारे इस निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज। मैं रहबरों से पूछता हूं, ऑपोजिशन के रहबरों से, हुकूमत करने वाले रहबरों से, क्या आपको मालूम है कि कौमी असम्बली के एक इजलास पर कितना खर्च होता है? मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एक इजलास अवाम को 2.5 से 3 करोड़, जी हां 2.5 से 3 करोड़ रुपए में पड़ता है सिर्फ एक इजलास। टीए और दूसरे लवाजमात शामिल करें तो टोटल कहां से कहां जा पहुंचता है, इसका हिसाब फिल वक्त कोई करने को तैयार नहीं। ये कौम खुद लोड शेडिंग का अजाब झेलकर अपने नुमाइंदों को बिला तातुल बिजली फराहम और ठंडे ऐवान में भेजती है। माशी बहरान हो या फिर कोई और मुश्किल वक्त, इन नुमाइंदों को हासिल मरात में कोई कमी नहीं आने देती। इतने खर्चे, नाज नखरे उठाने के बाद ये अवामी नुमाइंदे असम्बली में जाकर हुल्लड़बाजी करें, गलीज गालियां निकालें, तो फिर कौम ये कहने का हक तो रखती है कि जब पार्लिमान और इसमें बैठे नुमाइंदे अपने अखलाकी वजूद और बुनियादी जिम्मेदारियों से बेनियाज हो जाएं, तो मुआशी बहरान से दो चार ये गरीब कौम इस मुकद्दस ऐवान के अखराजात क्यों बर्दाश्त करे? जो इख्तिलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न करार देने के भाषण देते हैं और जरा सी मुखालफत इनसे बर्दाश्त नहीं होती, चले ना करें बर्दाश्त, लेकिन अपने गलत इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए बेतुकी दलीलें तो ना दें। मरहम नहीं दे सकते, ना दें। जख्मी दिलों को मजीद जख्मी तो ना करें। ऐवान में निकाली गई गालियों पर नून लीग के शेख रुहेल असगर ने क्या दलील दी है, सुनकर दिल करता है कि सर पीट लो। कल मुखालिफिन को गाली दी और आज पूरे पंजाब को मौसूफ कहते हैं गाली देना पंजाब का कल्चर है। शेख साहब, निहायत अदब से दरखास्त है कि गाली देना पंजाब का कल्चर हरगिज नहीं। यह गलीज बीमारी है। जो इस बीमारी को पंजाब का कल्चर कहे वो खुद ज़हनी बीमार है। आप सुने जरा रुहेल असगर क्या कह रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब जरा 2 बार सुनाएं कि इनका फलसफा समझ आ सके सबको कि वो कह क्या रहे हैं। अब मैं इस पर क्या कहूँ, असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं क्या कहूँ कि पंजाब का कल्चर, यानी हमने देखा है कि ये तो अदब हमें सिखाया जाता है पंजाब में बड़ों का, कि ये गाली देना जिस तरह हमारे दीन में है। तो अफजल साहब भी हमारे साथ हैं, अदीब हैं, पंजाबी में इनका एक बड़ा मकाम है, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अफजल साहब, जिस तरह से शेख रुहेल असगर सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कई दफ़ा मेंबर रहे हैं कौमी असम्बली के, अब भी हैं, तो इन्होंने जो पंजाब के हवाले से ये बात कर दी है कि जी पंजाब का कल्चर है, तो बतौर पंजाबी ज़ुबान से प्यार करने वाले आप अदीब भी हैं, शायर भी हैं, तो पंजाबी ज़ुबान से यकीनन मोहब्बत होगी, मेरी तरह आपको भी, सबको होगी अपनी मादरी ज़ुबान से, क्यों नहीं। तो जब उसको ये कोई कहे कि जी उसका कल्चर है गाली देना, तो क्या कहेंगे आप इस पर? थैंक यू उसामा जी। मैनू तो बड़ी हैरानी होती है कि गाली जो कि एक बुरा अमल है, उसनों किसी कौम का, किसी खिते का कल्चर कह देना, ये किसी सियाने बंदे की गल नहीं लगती। दूजा है कि केड़ी कौम गालां नहीं कढ़दी, सिंध या पश्तून या बलोच या अरब शरीफ या दुनिया का कोई कौम, कोई कल्चर जिद विच गालां नहीं होण। पर गालां कढ़ना, गाली देना एक बुरा अमल है। मज़हब के हवाले नाल भी, समाजी हवाले दे नाल भी, इहदी ईवन सज़ावां ने, मज़हब के अंदर इहदियां सज़ावां ने।
ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਗਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ PTI ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ PMLN ਦੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਲਚਰਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਵਾਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿੰਨਾ ਮਾਰ ਨਾ ਘੁੰਮ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਤਜ਼ਹੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਖਲਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਪਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਜਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਹਜ਼ਰਤ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ? ਇਹ इंटरनेशनल रिप्यूट के शायर ने, सारी दुनिया ने पढ़ दी है। मुझे तो उनमें बिल्कुल कहीं ऐसी जगह चीज़ नज़र नहीं है जिससे ये जाहिर हो कि पंजाबी जो है या पंजाब जो है इसका कल्चर गालम गलोच है, गालियाँ। वो तो मोहब्बत की ज़ुबान है, सूफ़े इकराम की ज़ुबान है, सूफियाना कलाम की ज़ुबान है। तो मैं तो हैरान रह गया कि वो कह रहे हैं कि पंजाब का कल्चर गाली देना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਣਵਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਖਸਮ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੂਕ ਕੇ। ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਲੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀਆਂ, ਬਦਕਲਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬੇ ਇਲਮ ਔਰ ਬਸੀਰਤ ਵਾਲੇ ਔਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਸਲੇ, ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ 100 ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਧਰੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਸ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ, ਕੋਈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਫੀ, ਫਕੀਰ, ਦਰਵੇਸ਼, ਅੱਲਾ ਲੋਕ, ਭਗਤ, ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ
ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਸਿਕ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀ, ਸਾਂਝ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਦੀ ਔਰ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਦੀ ਔਰ ਆਗਾਹੀ ਦੀ ਔਰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਾਲਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੀਆਂ ਤਫੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਥੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹਾਂ, ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਅਮਲ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਛੱਡਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਵਲੀ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਏ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਏ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਜ਼ੁਬਾਨੀ ਔਰ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। लेकिन गुजारिश ये है कि पंजाबी ज़ुबान मैं अगर अर्ज़ करूँ कि हमने देखा कि हर ज़ुबान मादरी ज़ुबान से मोहब्बत होनी चाहिए, और ये अल्लाह ताला की एक इनायत है। हर ज़ुबान इंसान को अल्लाह ने अता की और इल्म अल्लाह की तरफ से अता हुआ। लेकिन पंजाबी मैं समझता हूँ मजलूम है उस लिहाज से कि बाकी सब आप देखिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ा खूबसूरत लगता है, सिंधी बोली जाती है, बलोची, पश्तो, कश्मीरी, जितनी भी ज़ुबानें, लेकिन पंजाबी बोलते हुए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा और बाकी उस तरह से नहीं होते। तो अब जब पंजाबी ही कहेगा ये गाली गलौज की ज़ुबान है, हमारा कल्चर है, तो ये तो हम और डिफेंसिव हो जाएंगे इस वजह से पंजाब की ज़ुबान को लेकर, जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, असी बिल्कुल उसामा जी बिल्कुल सही कह रहे हो। एक गल है कि इन्होंने लोगों को, इस पॉलिटिशियन को, भावें वो जिहड़ी भी मेन स्ट्रीम की पोलीटिकल पार्टीज़ ने, इन्होंने पंजाबी ज़ुबान की फिक्र नहीं है, जिहदे विच कल्चर दीयां सारियां शक्लां होंदियां ने। एक कदी असैंबली 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਪਖਤੂਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੜੱਪਾ ਮੁਰਜਾਦੜੋ ਇਸ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਚਰਡ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ तक वो अपनी जुबान। इन्होंने बाबा फरीद साहब बहुत शुक्रिया आपके शायर, आपने इतना वक्त दिया। मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैंने पूरा इस पर सेमिनार अटेंड किया कि अगर आपने अपने बच्चों को तहज़ीब सिखानी है, तमद्दुन सिखाना है, आज हम ये कहते हैं जी बच्चों में वो अदब नहीं है, वो तरबियत नहीं है, तो उनको मादरी ज़ुबान, जो भी उनकी मादरी ज़ुबान है, अगर उसको सही तरह उसके बुज़ुर्ग, जिस तरह भी ये शायरों की बात हुई, हमारे बड़े बुज़ुर्गों की सूफिया की बात हुई, जिस भी ज़ुबान जो आपकी मादरी ज़ुबान है, पाकिस्तान में इतनी माशाल्लाह ज़ुबानें हैं, तो वो अगर सिखाएंगे तो वो तहज़ीब, तमद्दुन, तरबियत उस ज़ुबान से उनमें आने लग जाएगी। और बजाय इसके कि आप उस ज़ुबान को बदनाम कर दें तो आप पूरे माशरे को ख़राब करें। अच्छा बाबर डोगर साहब, जो कि हमें पॉलिटिक्स पर भी आना है, ये ज़ाहिर है कि सब ज़ुबानें हमारी हैं, अगर इनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ये आइन में लिखा हुआ है कि हमने जो हमारी ज़ुबानें हैं उनकी हिफाजत करनी है, और उनको गालियाँ दे रहे हैं। अब ये जो किया गया है कि जनाब स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक, और जनाब उनको अब आने नहीं दिया जाएगा, जो भी इसमें गालम गलोच में और सब में जिन्होंने किया, क्या ये काफ़ी है बाबर साहब?
उसामा साहब, आज देखिए कि आज अपोजिशन जो है उन्होंने वहाँ से एक बंदे ने सैनिटाइजर मारा और वो ट्रेरी बेंचेस पे लगा और एक बंदे के सर पे चोट लगी, एक एमएनए के सर पे। उसके बाद सेशन जो था वो मुलतवी हो गया और कहा गया कि जब तक ये कोई स्टैंडर्ड सेट या एसओपी सेट नहीं होते कि जनाब इस तरह से हुआ करेगा इजलास, अपोजिशन हुकूमत बैठ के, तो उन्होंने स्पीकर ने कहा कि तब तक इजलास ही नहीं देखें, इसमें मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत टोटली बेकसूर है। हुकूमती एमएनए जो हैं वो भी, उनकी भी बड़ी 2-2 गज की ज़ुबानें हैं। और हैरानगी की बात ये है कि वो बंदा जो खुद सारी उम्र नैब में पेश होता रहा, वो भी आखिर इस टाइम अपोजिशन को चोर 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 कह रहा है। तो जाहिर बात है कि जब आप हर टाइम इस तरह की ज़ुबान करेंगे तो फिर आगे से उसका रिएक्शन आएगा। लेकिन उसामा साहब, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, शुरू दिन से हम ये एक बात कर रहे हैं कि जब भी नैब एक्टिव होगा, जब भी FIA एक्टिव होगी, अपोजिशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के करीब आएंगे। ये हो रहा है, यही खबर है, यही खबर हमने डिस्कस करनी है। जब भी उसका हाथ ढीला होगा, ये एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। अब आप देखिए, बहुत पहले कहा था, वो बिलावल, जब ये पीडीएम टूटी थी, आपने ये लफ्ज कहे थे, मुझे याद आ गए। आपने कहा था कि जब ये इस तरह होगा। तो इस पर मैं आपकी तरफ आता हूँ। असद खरल साहब, चूंकि आप कुछ देर से खामोश हैं, तो आज ये बताएं ना, आप जरा अंदर की खबर आप तो ला कर देते होते हमें, ये जो कुर्बतें बढ़ गई हैं और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा है कि पेश हो FIA के सामने, ये क्या वो खुद बाहर बैठे हैं और भाई को कह रहे हैं FIA के सामने पेश हो, बिलावल और शहबाज की कुर्बतें इतनी करीब, ये तो पीडीएम लग रहा है कभी टूटी नहीं थी। देखिए, मामला ये है कि जब भी, बिल्कुल डोगर साहब ने जो बात की है कि जब इंसाफ की तलवार ज़रा तेज़ होती है या इनके ऊपर गिरफ्त मजबूत होने लगती है, तो उस वक्त ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हुकूमत और नैब और FIA के ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है जी। अब शहबाज शरीफ साहब को जो पेश ना होने का तो ऑप्शन ही नहीं है, जारी बात है। FIA ने खुद कहा है कि अगर आप पेश नहीं होंगे तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो मामला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का आपने कहा है ना कि वो उन्होंने कहा जनाब आप पेश हों, तो नवाज शरीफ साहब को बस चले या मरियम साहबा का, तो वो शहबाज शरीफ बाहर ना है, हमजा शहबाज जो अंदर ही रहे, क्योंकि उनको तो एक आंख नहीं बातें। जब वो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब वो डायलॉग की बात करते हैं, जब वो कंसेंसस की बात करते हैं, जब वो मुफाहमत की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं ये तो हमारा बयानियों को ख़राब करते हैं। और उल्टा शहबाज शरीफ साहब के इस तरह के बयानात की वजह से मरियम साहिबा और नून लीग के जो उनके हवारी दरबारी हैं, उनको बाकायदा ट्रेंड चलाने पड़ते हैं सोशल मीडिया पे कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। लोगों को बताना पड़ता है कि बयानिया जो है शहबाज शरीफ का नहीं चलेगा, आप खाम में इसके चक्कर में ना, पावर टॉक्स टू पावर। अच्छा, अब मामला ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब के बकौल के जनाब मैंने मशवरा कर लिया है और उन्होंने कहा जी आप पेश हो, तो इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है। अब दो ही सूरतें हैं, या तो वो प्री अरेस्ट बेल करा के पेश होंगे या वो जमानत के बगैर पेश होंगे। तो दोनों ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं। 22 जून उनको बुलाया गया है जी। और जो आप कह रहे हैं बिलावल साहब और जो शहबाज शरीफ के दरमियान जो कुर्बते में इजाफा हुआ है, क्योंकि उधर से जरदारी साहब जो है उनको भी बुलावा आ गया है, इधर से शहबाज शरीफ साहब को बुलावा आ गया। वो कराची चाहते थे। हाँ जी, उनको नैब की जानब से बुलावे आ रहे हैं, इनको FIA की जानब से बुलावे हो रहे हैं शहबाज शरीफ को। तो दोनों चूंकि अब फिर एक पेज पे आने जा रहे हैं और फिर दोनों में कुर्बतें आप बढ़ती हुई नजर आएंगी इस वजह से। लेकिन आज देखें, स्पीकर जो असद कैसर साहब है, एक तो उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा बिल्कुल ये जो पार्लियामेंट के अंदर हुआ है हम आपके साथ हैं और जो भी लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी बात हुई। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी ये शर्म की बात है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन लोगों के खिलाफ बिला तमीज़ व तफरीक कार्रवाई होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से थोड़ा सा और उन्होंने लाइन ली है। मतलब उसके बाद बिलावल साहब के बाद बात तो उनकी हुई है, लेकिन उनको मेरा ख्याल है शर्म नहीं आती। और जिस तरह आपने शोएब रोहिल असगर की बात की कि उन्होंने अपनी वो गालियों को कवर करने के लिए पूरा जो पंजाबी कल्चर है, जो हमारी एक रवायात हैं, उसी को गाली दे दी। माँ बहनों बेटियों की इज्जत है, ख़वातीन की उसमें एहतराम है, उसको बाकायदा पूरे कोई गाली जनाब उन्होंने बना डाला। और हमें भी जो पंजाबी हैं या जो पंजाबी के जो लगाव रखते हैं लोग या जो इस कल्चर के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन सारों को उन्होंने गाली बना के रख दिया। एक अपना एक्सक्यूज जो है बहुत उसके पीछे छुपने की कोशिश की। बाबर डोगर साहब, ये तहरीकें कामयाब होंगी? डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ पहले जुम्मे को आ रही है, उस पर वोटिंग होनी है। अब असद कैसर साहब के खिलाफ भी जनाब इकट्ठे हो गए हैं, तो ये आपको लगता है तहरीकें कामयाब हो जाएंगी? क्योंकि अगर ये हो गई तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ भी खुफिया रायशुमारी है। बिल्कुल खुफिया रायशुमारी है और इसमें इन तहरीकों में तो ये भी डर नहीं है कि मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
लेकिन साथ साथ मुझे नहीं लग रहा कि ये तहरीकें जो है कामयाब होंगी और हुकूमत जो है वो इसको आसानी से देख लेगी। मुझे ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो उड़ पीपल्स सकते पार्टी यही रास्ता कहती थी, तो आज शहबाज शरीफ वो अपना रहे हैं, अपना कुर्बतें तो रहे हैं। और यहाँ से आगे शायद अभी तो बहुत दूर है, लेकिन पंजाब में वज़ीर आला की बारी आ सकती है, वहाँ पर वो खुफिया नहीं होगी, वो आपने बात दुरुस्त कही। लेकिन ये उस तरफ कदम तो है, ये कुर्बतें और ये मरियम तो ये नहीं चाहती थी कि इस तरह से हो, क्योंकि इससे एम्बेरसमेंट भी होगी अगर ये कामयाब न हुई। मेरा ख्याल है उसामा साहब देखें, हुकूमत जो है उसके जो इत्तेहादी पार्टी हैं, जहांगीर तरीन जो देख रहे हैं उनकी वो बेल वाली एप्लीकेशन वापस ले ली है और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो जनाब गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे हर हवाले से। जो PMLQ उनके साथ खड़ी हुई है, उन्होंने भी ओपनली कह दिया कि वो जनाब बजट पास करवाएंगे। उसके बाद MQM गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है, GDA गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है, तो और बाप जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी हुई है। उनकी रिजर्वेशन हैं, छोटी मोटी हैं, लेकिन बाद वो हुकूमत के साथ खड़ी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि इस सिचुएशन को अपोजिशन पार्टीज जो अलाइज पार्टीज हैं वो थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लॉइट कर लेंगी, कोई 2-4 बंदे अपने और ट्रांसफ़र करवा लेंगी। इससे केसेस पे फर्क पड़ेगा। जो FIA का केस है, FIA केस तो बरह रास्त इमरान खान ये नहीं कह सकते कि जी इंडिपेंडेंट है, मैं तो नहीं कुछ कर रहा, मैंने कोई केस नहीं बनाया, इससे नहीं आप कर सकते। FIA तो बरह रास्त इमरान खान साहब के अंडर आता है। तो अब शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जा रहा है, उससे कुछ पीछे हटेंगे, कोई उनको रिलीफ मिल सकता है इन सब बातों से, जो कुछ असेंबली में हो रहा है, तहरीक अदम एतमाद आ रही है, इससे कोई फर्क पड़ सकता है। और ये नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं, खुद तो वो कभी पेश नहीं होते, तो भाई क्यों कह रहे हैं कि जाके FIA के सामने पेश हो, ये मुझे समझ नहीं है। खरल साहब ने कहा तो है कि वो जो मायदा इमरानी लेके शहबाज शरीफ साहब फिर रहे हैं और जिस तरह से वो पार्टी के साथ गुर्बतें बढ़ा रहे हैं, अब मसला ये कि नवाज शरीफ तो बाहर बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ जो है दबाव एक ही तरीके से डाला जा सकता है। वो दबाव ये है कि पार्टी के साथ मिलें, बाकी अपोजिशन पार्टी के साथ मिलें और उनके साथ मिल के जो अपोजिशन जो अदम एतमाद की तहरीकें आई हैं, ऑफ कोर्स ये हुकूमत पे प्रेशर डालने का एक टैक्टिक्स है। वो हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो जरदारी साहब जो हैं, ये जो इनको जो नैब ने बुला लिया, इसके बाद जनाब शहबाज शरीफ को FIA ने बुला लिया, तो हुकूमत पे प्रेशर किस तरह से बढ़ाना है, वो इसी तरह से बढ़ाना है। इस वक्त गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ा मसला आता है ना उसामा साहब, वो ये आता है कि उसके जो नाराज़ अरकान हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, वो फिर इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एक्सप्लॉइट करेंगे, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेंगे, कोई बंदे किसी ने अपनी ट्रांसफ़र करवानी है, किसी ने अपना कुछ करवाना है, किसी ने कुछ करवाना है, और वो गवर्नमेंट जो बड़ी टाइट किस्म की अलाइज के साथ मिलके बड़ी टाइट किस्म की पोजीशन में हो, उसके लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना और लोगों की सारी ख्वाहिशात को पूरा करना। एक तरफ फाइनेंस बिल पास करवाना है, दूसरी तरफ डिप्टी अपोजिशन लीडर और डायरेक्टर और स्पीकर दोनों के खिलाफ अगर अदम एतमाद आ गई, न्यूज़ अपडेट गवर्नमेंट के लिए बहरहाल मसाइल तो पैदा होंगे, मुश्किल तो उनके लिए है। न्यूज़ अपडेट्स है, न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, अब सरकारी ज़मीन पर कब्जे छुड़वाने होंगे। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट केसेस सुन रही है जो बुनियादी तौर पर नाजायज़ कब्जे के हैं। सरकारी ज़मीनों पर जिस तरह से कब्जा हुआ और उसमें सरकारी अहलकार मुलव्वस रहे, इसी हवाले से नस्ला टावर का एक बड़ा अहम केस है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिराने का हुक्म दे दिया है। इसके साथ साथ जिन्होंने लीज पर ज़मीन दी गुजरनाला केस में, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का कह दिया गया है। फिर यह कि कराची में तमाम सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात ख़त्म कराने का भी हुक्म दिया गया है। तो इसमें असद खरल साहब कोशिश तो ये सुप्रीम कोर्ट की लग रही है, लेकिन इसमें मसला ये है कि अब जो लोग इस टावर में रह रहे थे, रिहाइश पजीर थे, उनके वकील भी इसमें थे कि उनका क्या कसूर है जी, बिल्डर भी इसमें था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दफ़ा किसी की नहीं सुनी। अब कह दिया गया गिरा दें। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ये जवाब दे रहे थे कि जी इमारतें गिराने में मुश्किलात होती हैं क्योंकि फ़ंड्स का मसला आ जाता है। तो जब ये लोग इमारतें बनाने दे रहे होते हैं, सरकारी मतलब सड़क पर इमारत बन जाती है, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता? और क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये सब किया, उनसे पैसे लेकर रिहायशियों को कुछ तो कंपनसेट किया जाए? मैं ये नहीं कह रहा कि सारे उनके पैसे वापस किए जाएं। साहब, एक तो बात ये है कि मैंने बहुत पहले कहा था कि चीफ जस्टिस साहब जो सिंध हुकूमत है और सिंध की हुकूमत की जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई उस पर बिलाकर वो एक्शन लेंगे, और अभी जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे हैं और पूरी सिंध हुकूमत और उसके महकमे जो है उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि इससे बचें कैसे।
अब एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो लीज पे जो ज़मीनें दी हैं, जो भी महकमे के KMC के लोग हैं, KDA के लोग हैं, MDA के लोग हैं, SBCA के लोग हैं, जितने भी लोग हैं मुलव्वस उसमें, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि हम FIR दर्ज कराएंगे और ये पहला इकदाम होगा। दूसरी जानब उन्होंने गुजर नाला हो, औरंगी जो है वो नाले की बात हो, नस्ला टावर की बात हो, उसके बाद अलादीन जो पार्क है वहाँ पे जो क्लब बन गया, वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हुई, जो यानी कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, उस हवाले से उन्होंने अहकाम दिए। अब मामला ये है कि ये इंतज़ामिया ये समझ रही थी, सिंध हुकूमत या उसके इदारे ये समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह पहले अहकाम देती है तो शायद ये मामला जो है ना इस तरह आए बाएँ शाएँ काज के या इसको लिंगर ऑन कर लिया जाए। अब मामला ये है कि चीफ जस्टिस जो है इस पर बिल्कुल किसी सूरत भी उन्होंने कहा कि वो लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा जब आपको एक दफ़ा हुक्म दिया है कि इसको गिराना है तो उसका मतलब गिराना है। आप ये जो सुराख करके निशानियां लगा रहे हैं, इस तरह काम नहीं चलेगा, और 2 दिन के अंदर जो है ये मुकम्मल गिराने का मकसद है, इसको मुकम्मल साफ़ कर दें और कोई ठेका भी दोबारा अलादीन पार का नहीं होगा। गुजर नाला और रंगी जो नाला है उस हवाले से जो प्लाजे हैं, जो दुकानें हैं, वो भी उसके साथ उन्होंने कहा है। नस्ला टावर जो है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा, चूँकि कमिश्नर की रिपोर्ट जो है वो इस चीज़ की निशानदेही कर रही है कि ये इसमें गैर कानूनी सैकड़ों गज जो ज़मीन है, तो लिहाजा इसको भी फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर इसको गिराया जाए। अब जिस तरीके से SBCA के वकील ने कहा जनाब के जो शारा फैसल के हवाले से जो बात हुई जो प्लाजे की, तो उन्होंने कहा जी ये साइज़ कम हो गया, तो उस पर इजाज़ुल हसन साहब ने आपको पता 2 रोज़ कहा था कि किस तरह ये साइज़ कम हो गया, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि शारा फैसल जो है उसका साइज़ कभी भी कम नहीं हुआ, और इवन के जो फ़ौजी हैं उन्होंने भी अपनी ज़मीन दे दी और उसका साइज़ जो है बिल्कुल आपने जो सर्विस रोड के ऊपर भी बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। तो इसके ऊपर अब जो महकमे हैं पहली मरतबा उनको एक लेने के देने पड़ रहे हैं, और पहली मरतबा अब उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे जिन लोगों ने पैसे लेकर सरकारी ज़मीनों के ऊपर लीजें दी, कब्जे करवाए, और ये भी साथ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सबसे ज़्यादा करप्शन का गढ़ है, और सरकारी ज़मीनों की बंदर बांट के अंदर उसका बड़ा एक अमल दखल है। सर्वे नंबर अभी भी सर्वे नंबर पे चल रहा है कराची की जो स्टेट लैंड है, और साथ ही उन्होंने कहा कि 3 माह के अंदर एक तो इस सारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कराएं, क्योंकि आप किसी की ज़मीन होती है और किसी को दे देते हैं, ज़मीन कम होती है उसको ज़्यादा ज़मीन पे तामीरात करा देते हैं, और जो लोग जिनकी प्रॉपर्टी होती है उनको बेदखल कर दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके ऊपर भी उन्होंने उसको काफ़ी, और साथ ही KMC के हवाले से उन्होंने कहा कि ये फंड खा जाते हैं, लेकिन पहले रात 3 बजे सफाइयाँ शुरू हो जाती थी, अब KMC के लोग कहीं नज़र नहीं आते। उन्होंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को बुला कहा है कि आप 80% जो लोग हैं जो सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए हैं, जो कहीं नज़र भी नहीं आते, सारे फंड हड़प कर रहे हैं, इनको आप फारिग करें। वो तो कह रहे हैं पुर्जे खा जाते मशीनों के। तो मामला ये है कि ये सारी चीजें एक्सक्यूजेज आपके, हमारे पास पैसे नहीं है, जब बिल्डिंगें बन रही होती हैं, जब आपके पास करोड़ों रुपए के आप फंड हड़प कर रहे होते हैं, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, आपके पर्क्स एंड प्रिविलेज है, और जब बिल्डिंगें गिराने की बात आती है तो उस वक्त ये एक्सक्यूजेज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को आप इस तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश डॉक्टर साहब, लाहौर में भी इस तरह की बड़ी मिसालें हैं। आपने मशहूर है कलमा चौक, वहाँ पर एक बिल्डिंग देखी, वो आहत मलिक साहब होते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो वो जनाब उनकी बिल्डिंग थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो गिरा दी गई क्योंकि गैर कानूनी आदी। आज तक क्योंकि मेरा ख्याल है 20-25 साल इस बात को हो गए हैं, तो जिन लोगों ने वहाँ पर दुकानें ली वो कुछ नहीं हो सका। अब भी ये होगा कि जनाब बिल्डिंग तो गिरा दी जाएगी बड़े, लेकिन जिन्होंने ये सारा कुछ किया, अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कराची में लीज देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, ये होगा, इनको सजाएं होंगी, ये फिर कहेंगे अच्छा कहीं और देख लेते हैं, चीफ जस्टिस साहब जब रिटायर हो जाएंगे कहीं और कब्जा कर लेंगे। खैर है सुप्रीम कोर्ट साहब इस चीज के असल जो जिम्मेदार है ना, असल जिम्मेदार वो लोग हैं, वो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो सरकारी अफसरान हैं जिन्होंने पैसे लेके इलीगल तजावजात जो हैं उनकी इजाज़त दी। ये वो लोग जिन्होंने जो वो ग्राउंड है उसके अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटी की इजाज़त दी, वहाँ पर 12-13 एकड़ में वहाँ पर कमर्शियल दुकानें बना दी गई, जहाँ पर एक कमर्शियल दुकान नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ पर कोई 300-400 दुकानें बन गई। उसके बाद सर्विस रोड पे, सर्विस लेन पे कई मंजिला बड़ा प्लाजा बना दिया गया। क्या ये सोई हुई थी सरकार? क्या ये अफसरान KMC के अफसरान सोए हुए थे? क्या कराची बिल्डिंग कंट्रोल जो अथॉरिटी है उसके अफसरान सोए हुए थे? ये क्या कर रहे थे?
जब कराची में ये जो प्लाजे थे, मल्टी स्टोरी प्लाजे बन रहे थे, बेताशा बड़े बड़े जो थे ये तजारती सेंटर बन रहे थे, प्लाजे बन रहे थे, इमारतें बन रही थी, तो ये सारा अमला कहाँ था? ऑफ कोर्स ये पैसे खा रहा था। पैसे खा खा के इलीगल इजाज़तें दी जा रही थी। और वो जगह जहाँ पर आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, जहाँ पर दुकान नहीं बना सकते, वो जो सरकारी ज़मीन है उस पर जब कब्जे किए जा रहे थे, तो इन पे सिर्फ पर्चा ही नहीं होना चाहिए, इनको वहाँ जाके लटका देना चाहिए ताकि ये मिसाल बने। आप देखिए कि सड़कें छोटी हो गई। चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जनाब सर्विस लेन के ऊपर प्लाजा बन गया है, और वो कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पे जब अंडरपास बना था तो सड़क छोटी कर दी। उन्होंने कहा सड़क छोटी नहीं की, फौज ने तो अपनी ज़मीन दे दी थी कि हमारी ज़मीन ले लें लेकिन सड़क को चौड़ा रखने दें। लेकिन यहाँ पर जनाब किसी ने कब्जा कर लिया, जो वहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं वहाँ पर कब्जे किए हुए हैं, जो नाले हैं वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पे कब्जे किए हुए हैं, रेलवे की ज़मीन पे सर्कुलर रोड पे सारे कब्जे किए हुए हैं। तो समा साहब अंधाधुंध कब्जे किए गए हैं, कोई कराची की जगह छोड़ी नहीं गई। हालात ये है कि अब छोटी छोटी जगह हैं, इनकी कीमत अरबों में चली गई। और जो प्लाजे बनाने वाले हैं, ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, पैसा तो इनके पास बेताशा है। ये सरकारी मेरा एक सवाल, देखिए कोई भी आदमी, जिस तरह हम साफ़ी हैं, हमारा काम होता है लोगों को इन्फॉर्म करना, एक आम आदमी उसको नहीं पता, उसको एक बिल्डिंग बन गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, तो वो तो ये सोच भी नहीं सकता ना कि ये यानी रोज़ यहाँ से गुजर रहे हैं, शारे फैसल कोई छोटी सड़क नहीं, सबसे मेन रोड है, तो ये हुकूमत की इजाज़त के बगैर तो नहीं हो सकता। तो जब ये बन रही है और वो वहाँ पर घर ले रहा है, वो क्या करे? जब उसको डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं, उसको रजिस्ट्री भी हो रही है, वो तो नहीं उसको बेचारे को पता कि पीछे क्या क्या मामला था, किस तरह कब्जे हुए हैं, वो किधर जाए, उसका क्या होगा? समा सा बंदा कोई इतना बेचारा नहीं होता, कोई इतना मासूम नहीं होता, सब पता होता है। मैंने आपके कहा कि लाहौर हाल रोड में चले जाएं, नाले के ऊपर प्लाजे बने हुए हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर प्लाजे बने हुए हैं, जो बन रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सोई पड़ी हुई है, सर जो अमला है वो उनके साथ मिला हुआ है। क्या मसला ये है, एक मिनट मेरी बात सुने, मसला ये है जहाँ पर एक एक दुकान की कीमत 1-2 करोड़ रुपया हो, एक एक दुकान की कीमत, और अगर आपने 100 दुकानें बना ली हैं तो आपका मतलब ये कि 400 करोड़ रुपए की तो वो दुकानें बन गई हैं। तो वहाँ पर आप सोचें कि इन अफसरों को कितना का नवाजा गया होगा, इन अफसरों को कितना का पैसा मिला होगा। आपने वो कराची का अफसर देखा था जो पकड़ा गया था, कराची पार्क एंड हॉर्टिकल्चर का, उसका घर आपने देखा था, गाड़ियां देखी थी, ये पैसा, ये माल, ये 4-4, 5-5 कनाल के बंगले, उसमें 10-10 गाड़ियां ऐसे ही नहीं आ जाती, इस तरीके से आती हैं। ये बिल्डर्स के साथ मिल के जब आप हरामखोरी करते हैं, जब आप ये जो प्लाजा गिरेगा ना, बिल्डर जिसने गैर कानूनी जगह पे बनाया था उसको तो नुकसान हो गई होगा, इस पे भी जब पर्चा कटेगा और ये भी जब जेल में जाएगा ना, तो समझा अगली दफा सरकारी जमीन पे कब्जा करने से पहले कोई भी 100 दफा सोचेगा। ये होगा पाकिस्तान में, ये 70 साल से ज्यादा ये अरसा गुजर गया, उसके बाद आपको लगता है वाकई अब इसके बाद ये होगा? कराची एशिया के बड़े शहरों में से एक शहर है। आप दुनिया के बड़े शहर, आप उसका मुकाबला दुनिया के जो मॉडर्न शहर उनसे करें, कराची का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया। वहाँ एनक्रोचमेंट्स हैं, वहाँ पर बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, बिजली वहाँ पर आती कोई नहीं है, गर्मी आ जाए तो वहाँ पर पानी की शॉर्टेज है। हाँ, दुनिया भर के सबसे ज़्यादा मसाइल जो है कराची के अंदर, उसकी वजह ये है कि जनाब वहाँ पे जो अफसरान, राशि अफसरान थे, जो राशि गवर्नमेंट थी, करप्शन जो है उसने बिल्कुल जंग आलूद करके रख दिया कराची को। जिन्होंने करप्शन किया उन्होंने उजाड़ के रख दिया है। मास्टर प्लान जो है वो कोई नजर नहीं आ रहा, जमीनों पे कब्जे होते रहे, चाइना कटिंग होती रही। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सुप्रीम चीफ जस्टिस सही कर रहे हैं, वो एक फ्यूचर जो है ना उसका एक रास्ता डेवलप कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि जर्नलिस्ट बड़े बड़े चीखे मार रहे हैं, ये ना बड़ी ज्यादती हो रही है, देखिए जी कराची को तोड़ दिया, कराची को तबाह कर दिया। और बाइडेन कराची को तोड़ नहीं रहे, कराची का असन हुसन बहाल किया जा रहा है। और कब्जा ग्रुप अब जब जिस बंदे ने 2 अरब रुपया लगाया और वो प्लाजा गिरेगा ना, जब सरकारी जमीन पे बनाया प्लाजा गिरेगा, अगली दफा कोई सोच समझ के सरकारी जमीन पे प्लाजा बनाएगा। और लोग जब उसकी डिमांड भी वही है कि असल में डिमांड ऐसी जगहों की खत्म हो, लोग जाकर देखें। असद करल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, उससे पहले ये आपको लगता है वाकई जो बाबर डोगर साहब कह रहे हैं कि आइंदा ये मामला बिल्कुल इबरत का निशान बनाने जा रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने जो स्टेप लिए हैं वो कह रहे हैं जो FIR कटवाने का मकसद यही है कि ताकि इनको निशान इबरत बनाया जा सके और केंद्रीय FIR तो दर्ज हो जाएगी, ये कहने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी। हमने सर सुना हुआ है कि जो मर्जी करना है FIR नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को अल्टीमेटली तो अमल दरामद करना पड़ेगा। और ये मामला नैब में बहुत सारे केसेस हैं, नैब को भी एक्टिव होना पड़ेगा। और ये जो
बात कर रहे हैं, वो जो केडीए ने कहा जनाब ये जो लीज है वो सीएम ने दी है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सीएम को कहाँ से ये इख्तियार आ गया कि वो सरकारी ज़मीनें बांटते फिरे और जिसको चाहे वो दे दें, ऐसे नहीं हो सकता। तो उनके भी ये जो हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। तो मामला ये है, उसामा साहब पहले जिस तरह सिस्टम की बात उन्होंने की कि किस तरह बैठ के लंदन से, दुबई से, किस तरह बैठ के कनाडा से सिस्टम चलाया जा रहा है। यूनुस नामी आपको बंदा है, मंजूर कादिर काका जो केडीए का हेड था वो बाहर भागा हुआ, अरबों रुपए के उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। उसके बाद यूनुस मेमन जो है वो बाहर से बैठकर सिस्टम चला रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो चीफ जस्टिस साहब के पास, वो चूँकि कराची के रहायशी हैं, उनके पास ये सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। उनको ये चीज़ें जिस तरह ये महकमे जो बदनीति और ये जिस तरह आपस में इस चीज़ को डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की। इससे पहले भी कई मामलात के अंदर चीफ जस्टिस साहब अहकाम दे चुके हैं, लेकिन महकमे ये समझते हैं कि कुछ दिन बाद शायद वो भूल जाए या आगे इसको लिंगर ऑन किया जाए। अब उन्होंने सख्ती से इस चीज़ के ऊपर कहा है कि आप बिल्कुल इसके ऊपर जो अहकाम इन लेटर एंड स्पिरिट उस पर अमल दरामद करें और इन लोगों के ऊपर FIR कटवाई जाएंगी। अब जो लोग इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराएंगे तो उनको तो पता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फिर जो केस और नौकरियों से भी जाएंगे। इस वक्त और जो अपने माल पानी है उससे भी जाएंगे आगे। ब्रेक लेनी है सर, मुझे ब्रेक लेनी है और करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले की। क्योंकि अगर आप हम देखते हैं बाहर जाते हैं तरक्की याफ्ता मालिक, वो इसलिए तरक्की याफ्ता है कि वहाँ टैक्स इकट्ठा होता है। यकीन जाने कि अमीर आदमी से 40% तक, उसकी दौलत का 40% तक टैक्स लिया जाता है। पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ टैक्स नहीं इकट्ठा हो पा रहा। तो टैक्स क्यों हुकूमत की टेंशन बनी हुई है, इसको समझ नहीं आ रही। टारगेट सेट कर दिया है, अब कलेक्ट कैसे करना है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। एक कदम आगे जाते हैं हम तो मेरा ख्याल है 10 कदम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हुआ यह कि बजट आया, सबने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा कमाल है, लोगों को पैसे दिए जाएंगे 5 लाख रुपया हर घराने में एक शख्स को दिया जाएगा, उसको ट्रेनिंग तक दी जाएगी, टेक्निकल ट्रेनिंग हर फर्द, मतलब हर घराने के कम से कम एक फ़र्द को दी जाएगी। इसी तरह से किसानों के कर्ज, बहुत ज़बरदस्त जनाब, एहसास प्रोग्राम, क्या बात है, कामयाब नौजवान, अरबों रुपया जनाब आप इसमें देंगे। गाड़ियाँ जो हैं वो छोटी गाड़ियाँ सस्ती कर दी जाएंगी, ज़बरदस्त। टैक्स कहाँ से इकट्ठा करना है आपने? 6000 अरब रुपया, 5800 अरब रुपए से ज़्यादा आपने इकट्ठा करना है और फिर भी आप खसारे का ही बजट होगा। तो वो कैसे कलेक्ट करना है? पता लगा जी शौकत तरीन साहब ने एक नया आइडिया सोचा है। रिटेलर्स पर जनाब हम उनको टैक्स नेट में लेकर आएंगे, क्योंकि जो इस वक्त रिटेल बिजनेस है उसका आप शायद बहुत कम % टैक्स नेट में है। दूसरा यह कि जो टैक्स नहीं दे रहा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ये गिरफ्तारी के काम भी है। अब ये हो रहा है कि जी इससे तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा कारोबारी बरादरी का, और अब फरोग नसीम साहब कह रहे हैं कि जी इसको हम वापस ले रहे हैं। नहीं, गिरफ्तारी नहीं होगी। जब से शौकत तरीन साहब का नाम आया था, बाबर डोगर साहब, तब से मैं ये सुन रहा था कि जी हम टैक्स चोर को अब ये नहीं होगा, नोटिस जाएगा, ये होगा। अब जी गिरफ्तारी होगी। अच्छा, वैसे पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन अब इसको वापस लेना पड़ रहा है। तो ये ज़ाहिर ताजिर बरादरी भी है, असम्बली में बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे ये एक्सप्लॉइट होगा, FBR में जो लोग बैठे हैं उनको कौन गिरफ्तार करेगा। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है वैसे कि ये जाके छापे मार के बंदे को पकड़ के ले जाएं। उसामा साहब, पूरी 22 करोड़ की आबादी में टोटल जो टैक्स हिंदगान है उनकी तादाद 8 लाख है। 8 लाख लोग जो हैं वो टैक्स दे रहे हैं। उनमें से भी मेजॉरिटी आप लगा लेंगे वो सरकारी मुलाजमीन है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। या हम जैसे लोग हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, उनको सैलरी जो मिलनी है वो टैक्स काट के मिलनी है। अब अगर उन 8 लाख में 3, 4, 5 लाख सरकारी मुलाजमीन निकाल लें तो मुझे एक बात बताएं, टैक्स देने वाले लोग हैं कितने, गिनती के कितने, और उनमें से ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग तो शायद हज़ारों में होंगे। सर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स पर जाया जाता है, बाकायदा लोग कहते हैं जी आगे पाकिस्तान का कोई आदमी बोल नहीं सकता। वो कहते हैं शर्म करो, आप हमसे पैसे मांगते हैं, IMF या वर्ल्ड बैंक कहते हैं तुम्हारा तो 1% लोग टैक्स नहीं देते। मतलब 22 करोड़ आबादी में से 22 लाख आदमी जो है वो टैक्स में रजिस्टर्ड है, उसमें से भी कुछ 10-12 लाख तो जिस तरह आपने कहा जी वो सरकारी मुलाजमीन आ जाते हैं, और बाकी 8 लाख ही टैक्स देते होंगे। ये तो बात वो है ना कि ये 22 लाख है, 30 लाख टैक्स गोशवारे जमा कराते हैं, आप 22 लाख कहते हैं जी हाँ जी हमारी इतनी आमदन है कि आप टैक्स लें, उसमें 10-12 सरकारी, वो भी कितना, कोई 500, कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 टैक्स दे रहा होगा। चंद लोगों के 8 लाख जो इस कदर टैक्स दे रहे होंगे जिसको आप कहें कि यार करेक्ट। तो 22 करोड़ आबादी को 8 लाख टैक्स बंदा देगा, और उससे कोई दुनिया का कोई मुल्क नहीं चल सकता सर, कोई दुनिया का मुल्क नहीं चल सकता।
उसामा साहब मुझे एक बात बताएं, अगर ये गिरफ्तार कर ही नहीं सकते तो ये टैक्स किस तरह से लेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर FBI के पास कोई इख्तियार ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है, खाली नोटिस ही देना है, नोटिस की बुनियाद पे कोई टैक्स नहीं देता। ये मैं आपको बता दूँ, कोई बंदा नोटिस की बुनियाद पे टैक्स नहीं देता। टैक्स वही देता है जो खिड़की में आगे फंस जाता है। मैं खिड़की में किस तरह से फंसता है कि जनाब उसने बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए उसका टैक्स नंबर चाहिए, या जिसने सरकार के साथ बिजनेस करना है और उसको टैक्स नंबर चाहिए, सिर्फ वो लोग। बाकी 99% लोग जो हैं जो इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने सरकार के साथ बिजनेस नहीं करना, जिन्होंने कोई और चीज़ नहीं करनी, तो वो तो टैक्स देती ही नहीं है। वो तो जनाब उनको तो पता ही नहीं टैक्स की चिड़िया का नाम है। मैं बेताशा लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं हाँ टैक्स देते हैं, कहते हैं बिल्कुल देते हैं। ये मोबाइल है, इस पे भी हम टैक्स देते हैं, ये जो कपड़े हैं इस पे भी टैक्स देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी आप वेल्थ टैक्स, वो कहते हैं वो क्या चीज़ है। तो उसामा साहब अगर गिरफ्तारी का डर ही नहीं होगा तो ये टैक्स बेस किस तरह से पढ़ाएंगे? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही। मेरी एक दफ़ा एक वकील साहब से मुलाकात हुई जो FBR के वकील थे, असद खरल साहब, उन्होंने मुझे कहा जी मैंने इससे ज़्यादा करप्ट इदारा नहीं देखा। ये मैं तो पहले भी कह चुका हूँ और चीफ जस्टिस साहब भी ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि ये 20,000 की फौज जफर मौज है ना, अगर इसको ख़त्म किया जाए तो टैक्स ज़्यादा हो सकता है। अब टैक्स के जो FBR के बंदे हैं वो परेशान हो जाते हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा टैक्स देना शुरू कर दे या देना चाहे तो वो आ जाते हैं, वो उसको तरीके बताते हैं कि टैक्स कम किस तरह आपने जमा कराना और हमारी जेबें किस तरह भरनी। खर्चा नहीं, आप टैक्स डेट में आ गए हैं, आपने टैक्स भरा है तो आपको 10 नोटिस भेज देंगे कि जनाब वो, और आपका टैक्स इतना बढ़ा देंगे कि अल्टीमेटली आप उसके साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन तो में सेल्फ असेसमेंट वाला तरीका आपको कितना दो जान ट्रेडर्स के लिए। और दूसरा जो आप कह रहे हैं ना गिरफ्तारी वाली बात, क्या पहले गिरफ्तार किए गए? अगर रेवेन्यू जो टारगेट है वो पूरा हो गया, 4,000 अरब से करीब जो कलेक्शन हुई है, तो उसमें तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और फिर उसामा साहब अगर गिरफ्तारियों की भी बात आएगी ना, तो वो छोटा मोटा जो टैक्स नेट के अंदर बंदा है वही पकड़ा जाएगा। जो बड़े डिफाल्टर हैं, जो रिफंड अरबों के लेते हैं, उनके बड़े बड़े वकला आ जाएंगे सामने। और अब तो वकला के भी अरबों में असासे आ रहे हैं। बात ये है कि कोई भी शोबा अगर बात करें तो माशाल्लाह इतनी भारी भरकम फीसें हैं, और डॉक्टर्स, वकला और मीडिया मालकान तो चले है ही है, बहुत सारे ऐसे शोबे। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि नादरा से यानी नेशनल डाटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से डाटा हासिल किया जाएगा और एक नया निज़ाम है जो 1 जुलाई से शुरू होगा। उसमें ये नादरा से ये देखेंगे कौन बंदा कितनी खरीदारी कर रहा है, किस तरह से, उनके पास तो सारा डाटा होगा। किसी ने उसामा साहब खरीदारी के वाले से तो आप देखिए, आप होटल पे खाना खाने जाएं, आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाए, कोई चीज़ भी आप लेंगे ना तो कहीं ना कहीं टैक्स बीच में डाल जाता है। आपके पैसे जहां से इनडायरेक्ट टैक्स सीधे नहीं चलने देंगे जी। और सरकार 99% बिजनेस 40 कच्ची रसीदों पे रहा है। आप अभी किसी होटल में खाना चले जाएं, वो वेटर आपसे पूछे कच्ची रसीद या पक्की रसीद, आप जनाब उसको कच्ची रसीद कहेंगे और वो आपको ला देगा, और वो जो उसमें टैक्स 17% के बाद कितना वो टैक्स होता है वो निकाल दिया जाएगा। आप कोई किसी जगह पे चल रहे हैं, सारी जगह पे कच्ची रसीदें चल रही हैं, 99% कच्ची रसीदें चल रही हैं। कौन पकड़ेगा? जब आप किसी को अरेस्ट ही नहीं कर सकते, आप किसी पर पर्चे नहीं दर्ज करा सकते, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, किस तरह से गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी? वो कह रहे हैं जी हम एक व्हाट्सएप का एक सिस्टम ला रहे हैं कि आप जो भी शख्स है, जो आप जिसको पर्ची कह रहे हैं, पक्की पर्ची के जो भी रसीद आपको मिलेगी, रसीद, उसकी आप तस्वीर व्हाट्सएप कर देंगे और उस पर आपको माहाना 1 अरब रुपए तक के यानी इनामात लोगों को दिए जाएंगे, ताकि हर कोई जाकर डिमांड करे भाई मुझे वो दो, पूरी रसीद सही तरह दो, उसकी तस्वीर, ताकि हर कोई भेजे। ये उनके पास आइडिया है, यही इंप्लीमेंट कराने का लोगों को एक लालच दे रहे हैं। एक टैक्स नेट के अंदर एक्सपेंशन नहीं होगी, इजाफा नहीं होगा, और हर बंदे को टैक्स नहीं देगा उस वक्त तक ये फिर नहीं चल सकता। एक टैक्स के ज्यादा आप देखें ना, जो बिल बंदा भर रहा है, जो चोरी बिजली कर रहा है, उसको तो मीटर ही नहीं जिसका लगा, गैस का, बिजली का, उसको तो कोई पूछता ही नहीं है। अब वो सारे जो चोरी के लाइन लॉसेस है, जो बंदा बिल दे रहा है उसके ऊपर वो डाल दिए जाते हैं। इसी तरीके से जो बंदा टैक्स दे रहा है, जो बंदा फाइलर है, हर चीज उसको तो अकाउंट फॉर करनी पड़ती है। लेकिन जो बंदे अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, वो टैक्स नेट के अंदर ही नहीं है, तो उनको कौन पूछेगा? उनको तो कोई जरूरत नहीं है। यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको फंस जाते हैं, और उसके लिए ये किसी और के जरिए कर लेते हैं। किस तरह अमीर से टैक्स लेके गरीब को देते हैं, दुनिया का निजाम है, यही चल रहा है। वरना गरीब तो मर जाएगा, गरीब से गरीब तर होता चला जाएगा, क्योंकि वो बेचारा इनडायरेक्ट टैक्स में तो वो फिर देता चला जा रहा है, हर बिल में, हर चीज में वो भी टैक्स दे रहा है, अमीर आदमी भी उतना टैक्स दे रहा है। ऐसे में कैसे चलेगा? प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।